Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island, and also welcoming you all to our second part of very important questions from previous year papers that we have shared and that we are going to share in today's video. So guys, as you must be aware that on our channel Info Island हमने recently एक वीडियो अपलोड करा था जो कि SSC CHSL 2023 से रिलेटेड है और उसमें भी हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स का पार्ट 1 शेयर करा था। तो जो लोग आज का ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज गो बैक टू दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो और उसको भी अच्छे से चेकआउट कीजिएगा बिकॉज उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको डेफिनेटली कल यानी कि 2 अगस्त जब से CHSL के एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं तो देर आर चांसेस कि आपके एग्जामिनेशन में आपको वो देखने को मिले। सो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्स विद ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस. So guys, what are we gonna do is we will be sharing the previous year paper questions that were asked previously in SSC CHSL examination. And जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि CHSL के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं कल से, that is from 2nd of August to 17th of August. तो इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको पूरा एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे एंड आई गारंटी यू कि आपको अपने एग्जाम में ये क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे। तो गाइज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम के डेली एनालिसिस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके पास बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि जब भी हम एक नई वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से चलते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको अब सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगी। तो गाइस पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था वो था माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो आपका असम जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल जो कि पूछा गया था पुराने क्वेश्चन पेपर्स में और अभी रिसेंटली टीसीएस ने भी पूछा था तो वो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसका आंसर है टोटल मेडल्स जो जीते हैं वो है 7 जिनमें से 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 4 मेडल्स ब्रॉन्ज के जीते हैं। और जो भारत का पदक था, जो भारत जिस पद पे रहा था वो था 48वां। तो उसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि जो पोजीशन होती है काफी काफी बार वो भी क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाती है एग्जाम्स में। तो भारत जो था वो 48वें स्थान पर रहा था। अब अगर हम बात करें ध्वजवाहक की कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक कौन थे, तो उद्घाटन के समय थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह और समापन के समय थे बजरंग पूनिया। तो ये दो नाम भी गाइज आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आगे गाइज हमने आपको एक पूरा लिस्ट प्रोवाइड कराया है ऑफ ऑल दोस कंट्रीज हु पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो के जो ओलंपिक हुआ था 2020 में उसमें और कितने किसने मेडल्स जीते थे और कितना किसने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता। तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है जिसमें मैं आपको टॉप 9 कंट्रीज का यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पहला था यूनाइटेड स्टेट जिसने टोटल पदक जो जीते टोटल मेडल्स जो जीते थे वो था 112 जिसमें 39 तो गोल्ड थे, 40 सिल्वर थे और 33 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। ऐसे ही अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने टोटल मेडल्स जो जीते थे वो था 89 जिसमें कि 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। तीसरे स्थान पर था जापान। तो गाइज आपको ये पोजीशन भी अच्छे से याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस इसके फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं कि तीसरे पद पे कौन था या फिर जापान जो था उसकी कौन सी पोजीशन थी लाइक दैट। तो आप ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे जापान की। तो जापान ने जीते थे 57 टोटल मेडल्स जिसमें कि 26 गोल्ड थे, 14 सिल्वर थे और 17 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। उसके बाद चौथे नंबर पे रहा था ग्रेट ब्रिटेन जिसने टोटल मेडल्स जीते थे 64 जिसमें 22 गोल्ड, 20 सिल्वर और 22 ही ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। उसके बाद पांचवें स्थान पे था आरओसी जिसने टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो जीते थे वो था 71 जिसमें 20 गोल्ड,
28 सिल्वर और 23 मेडल्स ब्रॉन्ज के जीते थे। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने 46 मेडल्स जीते, जिनमें 17 गोल्ड, 7 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। अगला नंबर श्रृंखला में जिसका आता है वो है नीदरलैंड्स, जो कि 7वीं पोजीशन पे था विद 36 मेडल्स, जिसमें 10 तो गोल्ड थे, 12 आपके सिल्वर थे और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस ने टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो जीते थे वो था 33, जिनमें 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। उसके बाद बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी का जो स्थान था गाइज वो था 9वां स्थान और टोटल मेडल्स जीते थे वो थे 37, जिसमें 10 तो गोल्ड थे, 11 सिल्वर थे और 16 मेडल्स आपके ब्रॉन्ज के थे। अगला बात करते हैं 10वें स्थान पर था इटली, तो इटली ने गाइस टोटल नंबर्स ऑफ मेडल्स जीते थे 40, जिसमें 10 सिल्वर, 10 गोल्ड और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। उसके बाद बात करते हैं कनाडा की, तो जो कि 11वें नंबर पे था और 24 टोटल मेडल्स जीते थे, जिसमें 7 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। उसके बाद आता है ब्राजील, जो कि 12वें नंबर पे था और इसने जो टोटल नंबर जीते थे वो था 21, जिसमें 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल थे। अगला है न्यूजीलैंड, जिसने 20 मेडल्स जीते थे, 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ही ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। अगला जो 14वें स्थान पे था वो है क्यूबा, जिसने 15 मेडल्स जीते थे, 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। अगला है आपका हंगरी, तो हंगरी ने भी 20 मेडल्स जीते थे, जिसने 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। अगला आपके 16वें स्थान पे था साउथ कोरिया, जिसने टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो जीते थे वो था 20, जिसमें 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अगला 17वें स्थान पर हम बात करते हैं पोलैंड की, तो पोलैंड ने टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो जीते थे वो थे 14, जिसमें 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ही आपके ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। अगला 18वें नंबर पे था चेक रिपब्लिक, जिसने 11 मेडल जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। अगला 19वें नंबर पे था केन्या, जिसने 10 मेडल्स जीते थे, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। अगला 20वें नंबर पे था नॉर्वे, जिसने 8 मेडल्स जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे। तो गाइज ये हमने आपको बताया टॉप 20 कंट्रीज के बारे में और उसमें कुल किस कंट्री ने मेडल्स जीते थे और उसमें कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रॉन्ज थे और उनकी पोजीशन क्या थी। तो गाइज इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे वो है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं था। तो गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड थे, उन ऑप्शंस में से आपको चूज करना था, जिसमें क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर है। तो क्रिकेट इज वन ऑफ दोज गेम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टोक्यो ओलंपिक्स येट। तो अगर अब बात हम कर ही रहे हैं टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक में 5 ऐसे नए खेलों को जोड़ा गया था 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे। तो उन खेलों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से खेल थे जो ऐड किए गए थे। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला था सर्फिंग, दूसरा था स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तीसरा था स्केट बोर्डिंग, चौथा था बेसबॉल और पांचवा था कराटे। इन 5 खेलों को टोक्यो ओलंपिक 2020 से जोड़ा गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। तो बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो गाइज भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में आपका मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो थी गाइस फंडामेंटल राइट्स की बात। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य के नाम से भी जानते हैं, उनका वर्णन भाग 4 ए में, संविधान के भाग 4 ए
अनुच्छेद 51A में उसका वर्णन किया गया है। तो गाइज मूल रूप से अगर देखा जाए तो संविधान ने 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान अब तक दे रखा था, जैसे कि पहला है समानता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 में देखने को मिलता है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में कवर्ड है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपको अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में देखने को मिलेगा। चौथा आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में दिया गया है। पांचवा है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में कवर्ड है। छठा आपका आता है संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में दिया गया है। और अंतिम यानी कि नंबर 7 पे आता है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आपके अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। तो गाइज आपको ये अनुच्छेद भी पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अभी सिर्फ 7 से घटकर 6 मौलिक अधिकारों का ही प्रावधान है। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें वर्ष संशोधन अधिनियम, जो कि 1978 में हुआ था, उस द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो वो जो 7 अभी हमने आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताया, उनमें से जो संपत्ति का अधिकार है उसको एक मौलिक मौलिक अधिकार के नाम से की सूची से हटा दिया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब हटाया, तो 1978 में। और किसने हटाया? 44वें संशोधन अधिनियम ने। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? The procedure established by the law has been taken from which of the following country? तो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जापान। तो जो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको हमने जापान से लिया है। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान की, यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि पहले आता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, दूसरा आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तीसरे नंबर पे आपके पास आता है न्यायिक पुनरीक्षण या फिर पुनर्विलोकन का सिद्धांत, जिसे हम द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जानते हैं। चौथे नंबर पे जो आता है वो है न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसे हम रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। और जो पांचवा अमेरिका के संविधान में पॉइंट है, वो है द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उसके बारे में। तो आपको ये पांचों चीजें भी अच्छे से याद कर लेनी है। दो दे आर नॉट रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे आर रिलेटेड टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और अक्सर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान के बारे में, जिसमें पहला है आपके पास राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और जो दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं, और काफी पॉपुलरली इट इज नोन एज डीपीएसपी ओनली। और नंबर 3 पे जो आपको देखा जाता है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में वो है मेथड ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यहाँ पे आसाम के त्योहारों के बारे में पूछा गया है। तो आसाम में गाइज 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं। तो वहां पे ऑप्शन में आपको बिहू दिया हुआ था, वो आपको टिक करना है एज बिहू इज द करेक्ट आंसर। और अब हम बात कर रहे हैं 3 तरह के बिहू के बारे में, क्योंकि वो तीनों तरह के बिहू ही आसाम में मनाए जाते हैं, जो कि एक्चुअल में 3 ऋतुओं के प्रतीक होते हैं। हर एक बिहू हर एक सीजन को डिस्क्राइब करता है।
जिसमें कि पहले बिहू की अगर बात की जाए, पहला बिहू जिसे हम बोहाग बिहू या रंगोली बिहू भी कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो हम आपको एक्स्ट्रा नाम बता रहे हैं ना, वो भी अक्सर पूछे जा सकते हैं कि बोहाग बिहू कौन सा बिहू होता है या रंगोली बिहू कौन सा होता है। तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। तो जो पहला बिहू हमने आपको बताया बोहाग बिहू या रंगोली बिहू, वो अप्रैल में चैत्र वैशाख में मनाया जाता है। तो इसका आपको मंथ याद कर लेना है। पहला बिहू आपका अप्रैल में मनाया जाता है। यह असम का एक मुख्य पर्व भी है और काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं दूसरे बिहू की बात। तो जो दूसरा बिहू है उसको कटी बिहू या कंगाली बिहू, जो काटी बिहू या कंगाली बिहू के नाम से भी वो जाना जाता है, और वो कार्तिक के महीने में आता है, यानी कि अक्टूबर में मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। पहला आपका आ गया अप्रैल में, दूसरा आ गया आपका अक्टूबर में, और उसके बाद मनाया जाता है माघ बिहू। तीसरा आपके पास आ गया माघ बिहू, जिसे हम भोगली बिहू या फिर माघी बिहू के भी नाम से जानते हैं, और यह मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी प्लीज आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गाइज घूमर जो है ये तो आप सभी जानते होंगे, ये एक राजस्थान का काफी फेमस और काफी ट्रेडिशनल कल्चरल जो नृत्य शैली है वो है राजस्थान की। तो राजस्थान यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। घूमर राजस्थान के भील जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो गाइज ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी जनजाति, तो वो है भील जनजाति, जो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता है। तो जो ये नृत्य किया जाता है उसमें अगर आपको पूछा जाता है किस माता के लिए किया जाता है, तो वो देवी सरस्वती माता की पूजा के लिए किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा घूमर के बारे में। तो जो घूमर है वो राजस्थान का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, जो कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता है, और इसे राजस्थान की जनजातियों के लिए नारत्व का प्रतीक भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज भी आप याद कर लीजिएगा। इसका नाम घाघरा के घूमना शब्द से लिया गया है। घाघरा का घूमना। घगरा राजस्थानी महिलाओं की लंबी स्कर्ट। तो जो घाघरा होता है वो बेसिकली क्या होता है, घाघरा जो होता है वो राजस्थानी महिला एक विशेष प्रकार की लंबी स्कर्ट पहनती हैं, तो उस लंबी स्कर्ट को घाघरा के नाम से जाना जाता है। अगला आता है, हाल ही में किस गांव को पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है आपका गांव मोढेरा। तो गांव मोढेरा कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाता है, तो वो गुजरात में स्थित है। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोढेरा गांव। तो मोढेरा गांव को पहला 24/7 यानी कि 24 घंटे जो है सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने किया है, तो उन्होंने उसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज, जिसे हम फेंसर के नाम से भी जानते हैं, तो वो कौन बनी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भवानी देवी, जिन्होंने पहली भारतीय तलवारबाज की श्रेणी में अपना नाम लिखा है और हिस्ट्री बनाई है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भवानी देवी कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, विच स्टेट हैज वन द इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर? संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। अगला सवाल, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने हराया था। तो किस युद्ध में हराया था अगर आपसे पूछा जाता है, तो वो है बिलग्राम के युद्ध में। तो बिलग्राम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाद में उसको भागना पड़ गया था। तो अगर बात की जाए क्यों भागना पड़ गया, तो ऑब्वियसली वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाया था। अगर बात की जाए हुमायूं की, तो हुमायूं बाबर का पुत्र था,
और उसने 1530 ईस्वी में राजगद्दी भी संभाली थी। अगला अगर आपसे चौसा की लड़ाई के बारे में पूछा जाता है तो जो चौसा की लड़ाई है वो 1539 ईस्वी में हुई थी, तो आपको 1539 यहाँ याद कर लेना है। शेरशाह और हुमायूं की सेना के बीच लड़ी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि चौसा की लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई थी, तो वो हुई थी शेरशाह की सेना और हुमायूं की सेना के बीच लड़ी गई थी, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से हार गया था और अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सका था, इसलिए वह भाग गया था। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं की बहन जिनका नाम है गुलबदन बेगम, उन्होंने उनकी जीवनी के बारे में लिखा था। जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं की जीवनी के बारे में लिखा था। और अगर आपसे पूछा जाता है उस पुस्तक के बारे में, तो उस पुस्तक का नाम था हुमायूमा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो कि अक्सर गाइस क्वेश्चन इससे रिलेटेड अराइज हो जाता है, अक्सर हमने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि शेरशाह सूरी का असली नाम पूछा जाता है। तो अगर इस बार भी अगर आपसे असली नाम पूछा जाता है तो वो करेक्ट आंसर है आपका फरीद। तो शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद था और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। तो चलिए गाइज थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताते हैं भारत के ऐसे महत्वपूर्ण युद्धों और युद्धों की सूची के बारे में जो कि अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलती है, जिसमें पहला जो है वो है 10 राजाओं की लड़ाई यानी कि 10 राज युद्ध। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है किसमें, तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया ऋग्वेद में। यह लड़ाई रामायण से भी पुरानी है। राजा सुदास सम्राट भारत की 16वीं पीढ़ी के थे। राजा सुदास सम्राट कब की थे? 16वीं पीढ़ी के। 10 राजाओं की लड़ाई 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के वैदिक साम्राज्यों और त्रित्सु भारत सुदास के बीच लड़ी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि किन दो सेनाओं के बीच में वो लड़ी गई थी। यह लड़ाई पंजाब में रावी नदी, जिसे हम परुष्णी नदी के नाम से भी जानते हैं, उसके पास हुई थी और यह युद्ध तुत्सु भारत की जीत की ओर लेके जाता है। तो त्रित्सु भारत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अगली जो महत्वपूर्ण लड़ाई थी जो कि हमारी हिस्ट्री में काफी फेमस थी वो है हाइडेस्पेस की लड़ाई। तो हाइडेस्पेस की लड़ाई हाइडेस्पेस के नदी तट के पास हुई। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। हाइडेस्पेस के नदी तट, जिसे अब पाकिस्तान के पंजाब में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के पंजाब में याद रखिएगा उसको झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले हमारी एंशियंट हिस्ट्री में जिसका नाम हाइडेस्पेस के नाम से था। 326 ईसा पूर्व में ग्रेट अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच ये लड़ाई हुई थी। तो ये दो सेनाओं का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि किन के बीच में ये लड़ी गई थी। सिकंदर ने अचमेनिद साम्राज्य की सेनाओं को हराया और भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपना अभियान शुरू किया। ग्रेट अलेक्जेंडर ने हाइडेस्पेस की लड़ाई जीती। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि हाइडेस्पेस की लड़ाई किसने जीती, तो उसका उत्तर है आपका ग्रेट अलेक्जेंडर। अगला है सेल्यूसिड मौर्य युद्ध। तो जो सेल्यूसिड मौर्य युद्ध है वो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस प्रथम निकेटर के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर तो जो नाम है इट इटसेल्फ इज डिराइविंग विद द वर्ड, और वो खुद ही उसको एक होता है ना कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सेल्यू आया सेल्यूकस से और सिड आपका मौर्य आया चंद्रगुप्त मौर्य से, जो कि आपको हिंट देता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस प्रथम निकेटर के बीच में लड़ी गई थी। लड़ाई 305 और 303 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। लड़ाई 305 ईसा पूर्व में शुरू हुई जब चंद्रगुप्त ने अभियानों की एक श्रृंखला का नेतृत्व करके भारतीय क्षत्रपों को वापस लेने की कोशिश की। सेल्यूकस वन निकेटर ने अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने 303 ईसा पूर्व में शांति बना ली और युद्ध का परिणाम यह हुआ कि चंद्रगुप्त को ग्रेट अलेक्जेंडर द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को नियंत्रित करने की अनुमति दे दी गई। जब वह
पश्चिम में लौट आए। अगला जो इम्पोर्टेंट लड़ाई है जिसके बारे में पूछा जाता है वो है पोलीलूर की लड़ाई। तो जो पोलीलूर की लड़ाई है वो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, तो चालुक्य के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के बीच लड़ी गई थी। चालुक्य साम्राज्य के तेजी से विस्तार के परिणाम स्वरूप विष्णु कुंडिन साम्राज्य की जब्ती हुई। तो किस साम्राज्य का नाम अगर पूछा जाता है तो वो था आपका विष्णु कुंडिन साम्राज्य। विष्णु कुंडिन साम्राज्य कांची के पल्लवों की संपत्ति थी जो छठी शताब्दी ईस्वी में एक उभरती हुई शक्ति थी। इसके परिणाम स्वरूप पल्लवों का क्रोध भड़क उठा और पोलीलूर की लड़ाई शुरू हो गई। चालुक्य राजा पुलकेशिन ने युद्ध जीता। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने वो युद्ध जीता तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका राजा पुलकेशिन ने। और युद्ध आपका 618 से लेके 619 सीई के बीच में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अगला आता है पानीपत की पहली लड़ाई। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कह सकते हैं आप हिस्ट्री का युद्ध रहा था और इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये हमने लास्ट 10 to 20 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं जिसमें अक्सर ये रिपीट हुए हैं। तो आप प्लीज उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई, इनफैक्ट पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी उसके बारे में भी। तो बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोदी साम्राज्य के बीच हुई थी। तो यहाँ पर आपको डेट और उन दोनों सेनाओं का नाम पता होना चाहिए। बाबर 1519 में चिनाब के तट पर पहुंचने के बाद भारत को जीतना चाहता था। बाबर अपने पूर्वज तैमूर की विरासत को पूरा करने के लिए पंजाब में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस दौरान उत्तर भारत पर इब्राहिम लोदी का शासन था। मुगल सेना में 13,000 से लेके 15,000 पुरुष शामिल थे और पानीपत की लड़ाई जो थी वो बाबर की जीत थी, बाबर ने जीती थी। अगला आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई थी। और कब लड़ा गया था वो था 1556 में 5 नवंबर को लड़ी गई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने स्वयं मुगलों पर आक्रमण किया और युद्ध हार रहे थे। वह युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए और मुगलों द्वारा कब्जा कर लिया गया। बैरम खान ने अकबर से हेमचंद्र का सिर काटने के लिए कहा लेकिन उसने हेमचंद्र के सिर को अपनी तलवार से छूने से इनकार कर दिया। बैरम खान ने स्वयं हेमचंद्र का सिर काट दिया और उसे दिल्ली दरवाजे के बाहर टांगने के लिए काबुल भेज दिया। तो यहाँ पर आपको ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। पहला कहाँ दिल्ली दरवाजे पे और दूसरा कहाँ भेजा था वो था काबुल। इससे पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। तो इसका जो विजेता रहा था जिसने ये लड़ाई जीती थी वो थी मुगल साम्राज्य। अगला आता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और दुर्रानी अफगान साम्राज्य के बीच 1761 में 14 जनवरी को लड़ी गई। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि 1761 में 14 जनवरी को लड़ी गई और मराठा साम्राज्य और दुर्रानी अफगान साम्राज्य के बीच लड़ी गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली की जीत थी। तो यहाँ पर कौन जीता था उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान सेना के नेता थे। मराठा नेता विश्वराव और सदाशिव राव को युद्ध के मैदान में गोली मार दी गई थी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में विश्वराव और सदाशिव राव की मृत्यु हो गई थी। अगला आता है चौसा की लड़ाई जो कि एक अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और काफी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं एग्जामिनेशन में और काफी रिपीट भी हुए हैं। तो जो चौसा की लड़ाई है वो मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुई है और कब हुई है 1539 में। यह लड़ाई 26 जून को चौसा में लड़ी गई थी जो कि अब बिहार में है। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य जुड़ाव था। चौसा की लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं हार गए थे और शेर शाह सूरी ने खुद को फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहनाया था। तो जो
सम्राट हुमायूं थे वो हार गए थे और शेरशाह सूरी उसको जीत गए थे। अगला जो पूछा जाता है वो है खानवा का युद्ध। तो जो खानवा का युद्ध है, जिसे बैटल ऑफ खानवा के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत के इतिहास के उन युद्धों में से एक है जिसकी गाथा अमर हो गई है। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया यह युद्ध, तो गाइज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा कि किसके बीच में लड़ाई हुई थी, बाबर और राणा सांगा के बीच। यह युद्ध भारत में सदियों के लिए मुगलों की स्थापना का कारण बन गया था। बाबर वही शासक था जिसने कई छोटी छोटी लड़ाइयों में रियासतें जीती और अंत में पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है दिल्ली पर कब्जा यहाँ किसने किया, तो उसका आंसर है बाबर। अगला है चंदेरी का युद्ध। तो जो चंदेरी का युद्ध है वो 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पर मुगलों तथा राजपूतों का नाम याद रखिएगा। खानवा युद्ध के पश्चात, तो जो अभी हमने बात करी बैटल ऑफ खानवा के बारे में, उस युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। इसीलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खंगार ने किया। तो ये नाम भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, मेदिनी राय खंगार, जिन्होंने राजपूतों की सेना का नेतृत्व किया था। अगला आता है घाघरा का युद्ध। अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया, और बाबर नुसरत शाह, जो कि बंगाल सल्तनत से बिलोंग करते थे, के लिए एकमात्र विरोधी रह गया था। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल दिया। अगला जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो है कन्नौज का युद्ध। तो जो कन्नौज का युद्ध है वो मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में मुगलों और शेरशाह सुरी के बीच मामले का फैसला कर दिया गया था। इस युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज्य का राजा था और काबुल तथा कंधार कामरान के हाथों में थे। गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट युद्धों के बारे में हमने आपको बताया जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो है कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, जिसका करेक्ट आंसर है भगत जवाहर मल। तो भगत जवाहर मल ने इसको प्रारंभ किया था। फिर इसका जो नेतृत्व किया था, अगर आपसे पूछा जाता है नेतृत्व किसने किया था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सतगुरु राम सिंह जी ने किया था। अगला सवाल है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछा गया था। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, जिसे हम जड़त्व के नियम के बारे में भी बोलते हैं, तो जड़त्व के नियम को किस नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो गाइज लॉ ऑफ इनर्शिया जो है इसको हम न्यूटन के पहले नियम से भी जानते हैं। मतलब कॉमनली जो लोग हैं वो न्यूटन के पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह नियम क्या बताता है, तो यह नियम बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक ऐसी स्थिर ही रहेगी जब तक कि इस पर किसी अन्य वस्तु द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। तो गाइज यह जो है ये न्यूटन के पहले नियम का डिस्क्रिप्शन है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में या न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में, तो देख लेते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी कि जो फोर्स होता है एज एन एफ, जो इसका फॉर्मूला है दैट इज एफ इक्वल्स टू एम ए, जिसको हम न्यूटन के दूसरे लॉ के नाम से जानते हैं। तो गाइज अगर आपसे तीसरे नियम के बारे में पूछा जाता है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता क्या होता है, तो वो होता है क्रिया
जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। फॉर एवरीथिंग दैट हैज एन एक्शन इज गोइंग टू हैव अ रिएक्शन ऑल्सो, जो न्यूटन के तीसरे नियम का मतलब होता है। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अगला सवाल, द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक की जो लेखिका हैं वो हैं ताहिरा कश्यप खुराना। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी रिसेंटली, जिसका नाम है द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। वंस शी बिकेम अ मदर, शी always wanted to write a book and then she came up with a particular book named the seven sins of being a mother. तो गाइज ताहिरा कश्यप जो है वो आयुष्मान खुराना की वाइफ भी हैं, एज यू गाइज मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल जो है, पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो जो पूर्वी घाट का विस्तार है वो उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के समांतर नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। अगला सवाल, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 की शुरुआत कहां से हुई? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड, राजमहेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश से हुई, और आंध्र प्रदेश में 26 और 27 मार्च को ये महोत्सव मनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में कहाँ मनाया गया था, तो उसका नाम है आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड, राजमहेंद्रवरम। अगला सवाल, एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी यानी शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस एम, विच इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या थी? तो गाइज जो डिजिटल इंडिया वीक था उसकी थीम थी कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टैकेड, जो कि 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2022 तक सेलिब्रेट किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने किया था, तो नाम है प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहाँ किया था? गुजरात के गांधीनगर में, महात्मा मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दो अमिश्रणीय द्रव्यों को पृथक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? गाइस ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफी रिपीटेड है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसे हम हिंदी में आंशिक आसवन आसवन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो गाइस आपसे पूछा गया था वो है, घास मैदान संबंधित स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है गाइस वो है स्तपी या स्टेपी घास का जो मैदान है, जो कि आपका यूरेशिया के पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाया जाता है। दूसरा था पंपास घास का मैदान, जो कि दक्षिणी अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। तीसरा जो था वो है सवाना घास, जो कि यह पूर्वी अफ्रीका मुख्यतः सूडान में पाया जाता है। तो गाइज जो आपको ऑप्शन में दे रखा था कि स्टेपी घास का मैदान ब्राजील में स्थित है, वो बिल्कुल गलत ऑप्शन था, क्योंकि स्टेपी जो है वो अभी हमने आपको जैसे बताया वो ब्राजील में स्थित नहीं है। अगला हम बात करते हैं रेरी घास के मैदान की, जो कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। अगला वर्ल्ड या फिर जिसे वेल्ड घास का मैदान भी कहते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। फिर बात करते हैं लानोस घास के मैदान की, तो वो वेनेजुएला में पाया जाता है। ब्राजील से रिलेटेड अगर जो घास के मैदान है वो आपको सेराडो में या फिर
कैंपास में देखने को मिलते हैं और स्टेपी में नहीं। तो जो स्टेपी वाला ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड था वो बिल्कुल गलत था। तो कैंपास घास का मैदान आपको कहाँ पाया जाता है, वो है आपका ब्राजीलियन उच्च भूमि में। उसके बाद आता है सेल्वास जो कि अमेजन बेसिन में पाया जाता है। फिर आता है सेराडो जो कि ब्राजील में पाया जाता है। साहिल घास का मैदान जो कि अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक पाया जाता है। फिर आता है वेल्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था, पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने करवाया था 1621 ईस्वी में। तो यहाँ आपका परवेज शाह इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question, which season is called a transition season? Transition season यानी कि एक ऐसा मौसम जो कि संक्रमण ऋतु कहा जाता है, जिसे हम रिट्रीटिंग मॉनसून के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है जिसे हम रिट्रीटिंग मॉनसून के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन सीजन। तो गाइज वापसी मानसून के बारे में यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि वापसी मानसून का जो मौसम होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत के साथ ही शुरू होता है। सितंबर के मध्य, नवंबर और जनवरी की शुरुआत तक रहता है। यानी कि सितंबर के मध्य से वो शुरू हो जाता है और जनवरी की शुरुआत तक वो रहता है। यह 3 महीने लंबी एक प्रक्रिया होती है, जहां ये अक्टूबर में प्रायद्वीप से शुरू होती है और दिसंबर तक चरम दक्षिण पूर्वी सिरे तक पहुंच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिसंबर के मध्य में कोरोमंडल तट से वापस चला जाता है। पंजाब में दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर के दूसरे सप्ताह में वहां से वापस चला जाता है। लौटते मानसून की वापसी धीरे धीरे होती है और आगे बढ़ने की तुलना में इसमें अधिक समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो गाइज ये हमने अभी रिसेंटली हमारे चैनल पर एक नदी से रिलेटेड वीडियो डाला है। उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ सारी नदियों के बारे में, हमारी जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में, उन प्रमुख नदियों की सहायक नदियों के बारे में और उनका उद्गम स्थल कौन सा है, वो सारी चीजें भी शेयर करी हैं। तो आप वो वीडियो भी जाके जरूर से देखिएगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर रहे थे हम गोदावरी नदी के बारे में। तो जो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें नाम है मंजिरा, पैनगंगा, वर्धा और इंद्रावती। ये जो 4 नदियां हैं ये आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, जिसमें गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो वो कहाँ से शुरू होती है? नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से शुरू होके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बहती है। तो ये 4 जगह भी आपको याद कर लेना है। अगला है नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक जो है वो आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप से भी जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को अगर आपसे पूछा जाता है किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप से भी जानते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। और जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो गोदावरी है उसको दक्षिण गंगा के रूप में जानते हैं और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानते हैं। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर। अगला सवाल, कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के लिए किए गए कार्य के लिए सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाता है किस साल मिला था, तो वो हो गया आपका 2014, और किस क्षेत्र में मिला था, तो वो
भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के लिए किए गए कार्यों के लिए। संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो मलाला यूसुफजई थी उनको भी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और 17 साल की उम्र में वो ये पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई थी। तो गाइज ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे छोटी उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था, और वुमेन में उनका नाम रहा है मलाला यूसुफजई। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो है राज्यसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, जिसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 80। राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 80 और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की अगर हम बात करें तो वो 250 तक हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है और इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। तो अगर आपसे वर्तमान की संख्या पूछी जाती है तो वो है 245 और अधिकतम कितनी हो सकती है वो है 250। तो ये दोनों फैक्टर भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। यह एक स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। तो राज्यसभा की बात की जाए तो उसका विघटन कभी नहीं होता है, वो एक स्थायी सदन है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है अगर आपसे वो पूछा जाता है तो वो होगा आपका 6 वर्ष, जबकि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव दूसरे वर्ष में किया जाता है और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। अगला सवाल, water that is found underground in the cracks and the spaces in soil and rocks is called what? यानी कि वह जल जो भूमि के नीचे चट्टानों की दरारों और रिक्त स्थानों में पाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है भूजल, जिसे हम ग्राउंड वाटर के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, किसी केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर किसी सागर का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार। तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो यहाँ पर दो सवाल हैं, अगर इन दोनों में से कोई सा भी आपके पास आता है तो उसका करेक्ट आंसर है भरत मुनि। तो भरत मुनि ही वो थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था और वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के रूप में प्रस्तुत भी किया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है भरत मुनि। अगला सवाल, द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस, जिसे हम शॉर्ट में UNWGIC 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद। इसका UNWGIC 2022 का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। तो UNWGIC का फुल फॉर्म हम आपको बता दें, वो है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पाशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी अगर पूछा जाता है तो वो भी हमने आपको यहाँ प्रोवाइड कराया है जिससे कि आपको उसके बारे में पता हो। तो सेकंड एज एन सेकंड उसका जो 2022 था वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। सॉरी 2022 में उसका द्वितीय संयुक्त एज एन सेकंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पाशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस सेलिब्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था, एज एन इनॉग्रेट किया गया था हैदराबाद में। अगला सवाल, खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था? तो बात करें कि कब हुआ था, तो 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। और अगर आपसे बात की जाती है कि क्यों हुआ था, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों हुआ था, तो किसानों की बदतर हालत को सुधारने के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था। अगला सवाल,
108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने कहाँ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागपुर में। तो 108वीं जो आपकी भारतीय विज्ञान कांग्रेस है उसकी उद्घाटन जो हुआ है वो नागपुर में हुआ है। और पूछा जाता है अगर आपसे कि कहाँ पर हुआ है, तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में। और साथ ही साथ हम आपको 107वीं की भी बता दें, तो क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो 2020 में हुई थी वो कहाँ आयोजित की गई थी, तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। तो 107वीं हुई थी बेंगलोर में, 108वीं हुई थी नागपुर में। अगला सवाल, पीएम वानी जिसे हम PMWANI के नाम से भी जानते हैं, योजना किससे संबंधित है? तो गाइज लेट मी फर्स्ट टेल यू पीएम वानी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती है, तो इसे अच्छे से रट लीजिएगा। तो पीएम वानी हेयर स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो गाइज देखा आपने, सिर्फ एक फुल फॉर्म पता होने से आपको इसका आंसर पता लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको फोर्स करती हूँ और अपने हर, जैसे मैं करंट अफेयर्स की वीडियो में भी आपको बताती थी कि आपको ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सिर्फ एक्रोनिम्स से आपको उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या पर्टिकुलर होगा, लेकिन अगर आपको उसका एक्सपेंशन पता होगा, जैसे कि अब इसके एक्सपेंशन में वाईफाई आ गया, तो अगर आपको ऑप्शन में वाईफाई के अलावा कुछ और भी दे रखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि नो, वाईफाई इज द करेक्ट आंसर। तो सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धि से रिलेटेड है पीएम वानी योजना। अगला सवाल, 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गाइस 2032 के हम समर ओलंपिक्स की बात करें तो वो ब्रिस्बेन यानी कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और बात करें 2024 के ओलंपिक की, तो 2024 का जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो पेरिस यानी कि जो फ्रांस है में आयोजित किया जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था यानी कि 2020 का जो आपका ये समर ओलंपिक था वो कहाँ खेला गया था, तो उसका आंसर है टोक्यो, जापान। लेकिन उसको मूव कर दिया था फिर 2021 में ड्यू टू कोविड 19, as it was spreading very badly at that time of the year 2020। ओके, तो ये था समर ओलंपिक्स के बारे में। अगर हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक के बारे में जो कि 2026 में खेला जाने वाला है, तो वो कहाँ खेला जाएगा? तो जो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक है वो इटली में अ, मिलान काटिना में खेला जाएगा। तो ये नाम अच्छे से आपको याद कर लेने हैं। अगला आता है 2028 में जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला जाएगा, वो कहाँ आयोजित होगा? तो वो आपका यूएसए लॉस एंजलिस यानी कि कैलिफोर्निया में आयोजित होगा। तो गाइज ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये अच्छे से आप रट लीजिएगा। अगला है फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप का पहला मैच मोरक्को और किस देश के बीच हुआ था? यहाँ पर जो पहली टीम का नाम हमने बताया मोरक्को थी, आपको बताना है कि दूसरा कौन सा था। तो दूसरा जो करेक्ट आंसर है वो है ब्राजील। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के 7वें संस्करण, तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो 2022 में खेला गया था वो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण था। तो इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2022 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुई थी। और शुरुआती जो मैच था वो मोरक्को और ब्राजील में खेला गया था, जिसमें मोरक्को ने ब्राजील को हराकर जीत हासिल की थी। अगला सवाल, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? यानी कि स्टार्च का जो पाचन होता है वो पाचन तंत्र के किस अंग से शुरू होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है मुख, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हाउ? बिकॉज जैसे ही आप मुंह में एक निवाला डालते हैं, यू टेंड टू आवर बॉडी टेंड टू च्यू इट। तो जो वो च्यूइंग प्रोसेस होता है दैट ऑल्सो कम्स अंडर द दिस digestive system also, that also comes under the digestion process। तो वो मुख से शुरू होता है, आमाशय में जाता है
और छोटी आंत में समाप्त होता है। तो शुरुआत का अगर आपसे पूछा जाता है शुरू कहाँ से होता है तो वो मुख से, और खत्म कहाँ पे होता है वो है आपका छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी कि मांग की लोच अगर एक से कम हो तो क्या होगा? तो गाइज इट्स वेरी ऑब्वियस कि द डिमांड वुड बी इन इलास्टिक. So if the value is less than 1, the demand is inelastic. जब प्रत्यास्थता एक से कम होती है तो यह बेलोचदार मांग वक्र की स्थिति होती है। इसका मतलब है कि मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन वस्तुओं की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश एन पटेल वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं? तो जो सुरेश एन पटेल हैं, जिनको 3 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हम सीवीसी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके रूप में उनको शपथ दिलाई गई है। तो वो किस के अध्यक्ष हैं? दैट इज सीवीसी। तो ये यहाँ पे आप सीवीसी की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। तो सतर्कता आयोग की अध्यक्षता कौन करता है अगर आपसे पूछा जाता है तो वो सीवीसी ही करता है, और इसमें अधिकतम 2 अन्य सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। तो जो 2 अन्य सतर्कता अभी करंटली हैं उनमें पहला है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जिनको कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी ने नियुक्त किया है। इसके अलावा अगर हम आईबी की सतर्कता के बारे में बात करें तो जो आईबी है यानी कि खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख अरविंद कुमार, जिसको दूसरे सतर्कता आयुक्त के लिए नियुक्त किया गया है। अगला सवाल गाइस जो पूछा गया था वो था आपका रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लिमिटेड। आपसे पूछा गया था कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्चुअल में है क्या? तो जो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाएं प्रदान करता है। तो जो रेलटेल है उसका संबंध किससे है? ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाओं से। तो अगर ऑप्शन में आपको ब्रॉडबैंड दिया है तो वो भी सही है, वीपीएन दिया है तो वो भी सही है, दोनों दिए हैं तो दोनों सही है। रेलटेल का गठन सितंबर 2000 में एक राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क बनाने और भारतीय रेलवे के ट्रेन नियंत्रण, संचालन और सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज के हमारे ये क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। हमने पूरी कोशिश करी है कि एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम आप तक शेयर करें, दैट टू विद द कंप्लीट आंसर एनालिसिस, दैट टू विद द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन शेयर करे हैं ये प्रीवियसली एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में देखे गए हैं और 100% चांसेस हैं कि वो इस बार भी रिपीट होंगे। तो गाइज वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को अच्छे से सारे आंसर्स को अच्छे से रट लीजिएगा, दिमाग में सेव कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी आप एग्जामिनेशन में देने जाएं यू डू नॉट गेट कंफ्यूज, यू डू नॉट गेट स्कैटर्ड एंड 100% कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जामिनेशन को दें। So that's it guys, thank you so much for time, thank you so much for your time, thank you so much for watching। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो से रिलेटेड क्या चीजें, अगर आपके पास कोई क्वेरी है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है तो वो सब कुछ आप मेंशन करें। और प्लीज 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने जो थॉट्स हैं वो हमसे जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि हम और बेटर तरीके से आप तक चीजों को पहुंचा सके। सो दैट्स इट, thank you so much and please do not forget to like, share and subscribe to our channel Info Island and also follow us for more such informative video। हम आते रहेंगे डेली, आपको हर एग्जामिनेशन के डेली एग्जाम एनालिसिस पर वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा और अपना सपोर्ट देते रहिएगा।